हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। अभी हम लोग जम्बल्ड पे काम कर रहे थे, जिसमें शुरू में हम लोगों ने वर्ड ऑर्डर के जम्बल पे काम किया था। उसके बाद सेंटेंस जम्बल या पैरा जम्बल्ड पर मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी कि कैसे इसको अरेंज करते हैं। इसके बाद हमने पैरा जम्बल्ड के जो एसएससी टाइप के, एसएससी एंड या सीडीएस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उस पर हमने आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाई थी। आज हम लोग करने जा रहे हैं पैरा जम्बल्ड के वो प्रैक्टिस सेट्स जैसे एसबीआई में पूछे जाते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर किसी इंडिविजुअल बैंक का एग्ज़ाम हो, सब में एक ही जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसबीआई वाला हो गया या आईबीपीएस वाला हो गया, बैंक पीओ का हो या क्लर्क का हो, एक ही चीज़ होगी। और एलआईसी वाला एक जैसा होता है। अब इसमें देखिए, फिर से एक बार बता दूं कौन कौन एक जैसा होगा। बैंकिंग वाला चाहे एसबीआई का हो, चाहे आईबीपीएस का हो, और एलआईसी वाला, ये दोनों एक टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्पल कैसे हैं। और कैट का पेपर, मैट का पेपर और क्लैट का पेपर, ये तीनों जो पैरा जम्बल्ड होते हैं, ये एक जैसे पैरा जम्बल्ड होते हैं। ऑप्शन में थोड़ा फ़र्क होता है कि इसमें 1 2 3 4 करके होता है, किसी में PQRS होता है, किसी में ABCD करके होता है। ठीक है, तो एक एक फिलहाल मैंने एक एक सब पर लिया है और एक एक सब का आपको करवा दूंगा। कैसे करते हैं ये बताना है, उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एसबीआई का। तो एसबीआई के पैरा जम्बल्ड का एक सेट मैंने लिया था, चूँकि ये बहुत बड़ा पूछते हैं तो देख लो कितना बड़ा है। जहाँ छोटा छोटा लिखा है इसके बाद भी एक पेज में आया नहीं, ये देखो इतना बड़ा है, तो इसको हमें तोड़ तोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में ये पूरा का पूरा दिखेगा नहीं। तो फिलहाल आप लोगों को सी तक तो दिखाई ही दे रहा है, पहले सी तक देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला लिखा है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट। अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट का मतलब क्या हुआ, अब इसमें जोड़ेंगे बर्नआउट के अलावा भी इसमें कोई चीज़ होती है। तो अपार्ट फ्रॉम बर्नआउट मेनी ऑफ देम आर आल्सो, ये आल्सो लगने का मतलब फिर वही ऐड कर रहा है। मेनी ऑफ देम आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तो ये सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, एक चीज़ क्या थी, बर्नआउट था, और दूसरा क्या था, सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है। ये दो चीज़ें, यहाँ पे दो चीज़ें शामिल हो गई। उसी को कह रहे हैं द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस किसको कहें, सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को ही इन्होंने कहा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। इसमें फिर कहा कि पीपल कैन एक्सपीरियंस व्हेन वर्किंग विद ट्रॉमेटिक मटेरियल एंड ट्रॉमेटाइज्ड पीपल, जब इनके साथ काम करेंगे तो ए वाला सेंटेंस हमें बर्नआउट के अलावा एक चीज़ और जोड़ रहा है। तो एक तरफ हो जाएगा बर्नआउट वाली चीज़ें, बर्नआउट के बाद प्लस आ जाएगा फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तो बर्नआउट के पहले फिर बर्नआउट ही होगा, ये दोनों बर्नआउट से जुड़े होंगे, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के बाद फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस के सेंटेंस जुड़े होंगे। तो हमें ये कनेक्शन पहले ही सेंटेंस से देखने को मिल रहा है। ठीक, क्योंकि पहला ही सेंटेंस कह रहा है कि बर्नआउट के अलावा ये चीज़ें देखने मिल रही हैं। तो बर्नआउट के अलावा का मतलब क्या हुआ, एक आध सेंटेंस बर्नआउट का और होगा इसके पहले, ए वाले के पहले बर्नआउट का कम से कम एक सेंटेंस या दो सेंटेंस और होगा, और इस ए वाले के बाद साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का भी एक दो सेंटेंस और होगा। ये तो हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक, पहला ही सेंटेंस पढ़ने से। अब इसके आगे बढ़ो, बी वाला देखें। बी में है अ रिसेंट सर्वे, एक हाल ही में सर्वे किया गया, एम्ड टू स्टडी द रिस्क ऑफ बर्नआउट, यहाँ दिया है रिस्क ऑफ बर्नआउट अमंग द जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स हैज रिवील्ड सम ग्रिम फाइंडिंग्स। जजेस और मजिस्ट्रेट्स पर एक सर्वे किया गया है, तो इसका इन लोगों पर जो रिस्क है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिसर्च किया गया, जो सर्वे किया गया, उसकी फाइंडिंग्स बड़ी ही ग्रिम मतलब बड़ी सीरियस हैं, खतरनाक टाइप की हैं। चलो अच्छा, ये बर्नआउट से ये एक सर्वे स्टार्ट किया जा रहा है, तो सारा नतीजा सर्वे का ही होगा। आई थिंक कि ये स्टार्टर सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, अगर आगे सब डेटा ही दिया हुआ है तो सर्वे यहाँ कर रहे हैं, बी में हम लोग सर्वे कर रहे हैं। सी वाला सेंटेंस कह रहा है कि द लेवल ऑफ दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यहाँ देखो क्या लिखा है, दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, माने कि हमको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बाद ये लगाना है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हमको कहाँ मिला था, ए वाले में मिला था। ठीक है, तो ए में साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उसके बाद हम शायद सी लगा सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर हो गई बात, आगे देखो।
द लेवल ऑफ दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जिसको सेकेंडरी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कह रहे हैं, अमंग द जुडिशियरी सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक, हायर देन दैट अमंग बैरिस्टर्स एंड अदर लीगल वर्कर्स। जो वकील होते हैं, बैरिस्टर वगैरह होते हैं, तो बैरिस्टर वगैरह से कहीं ज़्यादा इसका इफेक्ट जजेस पे और मजिस्ट्रेट्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों को इन 3 सेंटेंस में कम्बिनेशन मिला है, वो ए जो है टर्नआउट दे रहा है। ए के पहले क्या लग रहा है? ए के पहले बी लग रहा है, क्योंकि इसमें एक रिसेंट सर्वे किया गया है। और सी वाले में दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अब ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कहाँ हुआ है? ये देखो ए में आया है, यानी कि हम ए के बाद सी लगा लें। अभी तक हमें बी ए सी का कम्बिनेशन मिला है, लेकिन अभी हमारे पास कुछ सेंटेंस और बाकी हैं, 2 सेंटेंस, जब तक उनको नहीं कर लेते। अब देखना चाहो तो यहाँ लिखा होगा कि दीज फाइंडिंग्स। दीज फाइंडिंग्स का मतलब क्या हुआ? फाइंडिंग्स कहाँ मिली थी? बी में लिखा है ना ग्रिम फाइंडिंग्स, ठीक है ना, बी में लिखा है ग्रिम फाइंडिंग्स, यहाँ देखो, और बी में ग्रिम फाइंडिंग्स मिला है और यहाँ लिखा है दीज फाइंडिंग्स। तो हम बी के बाद, यानी कि यहाँ बी के बाद ये डी लगा पाएंगे, बी डी होगा, तो बी डी के बाद ही ए आएगा। कनेक्शन क्या लग रहा है आप लोगों ने देख लिया। इतने में मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आपके सामने 4 सेंटेंस खुले हैं, ठीक। 4 सेंटेंस में मैंने कहा था ए वाला सेंटेंस हमको टर्नआउट दे रहा है, मोड़ दे रहा है। ए के पहले बी हमको क्या कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है रिसेंट सर्वे, और रिसेंट सर्वे में क्या मिल रही हैं? कुछ फाइंडिंग्स मिल रही हैं। मैं इसको ज़रा नीचे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमको देखो फाइंडिंग्स मिल रही हैं, और ये फाइंडिंग्स कहाँ है? ऑल दीज फाइंडिंग्स हैं। मतलब हुआ कि हमें बी के बाद डी लगाना है, ठीक है। ए के पहले ही बी आया था और बी से सटा हुआ क्या है? डी है, ठीक है। बी डी हो गया, उसके बाद ए आएगा। ए के बाद हमें क्या लगाना है? सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट लगाने हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में देखो यहाँ लिखा है दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। दिस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब हम ए के बाद सी लगा देंगे। इतना तो अभी हमारा बन पाया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम जरा देखें डी और ई को अच्छे से पढ़ के। डी देखो क्या कह रहा है, और अच्छे, अभी तो खाली दीज फाइंडिंग्स देखा था। दो ऑल दीज फाइंडिंग्स वर फ्रॉम द सर्वे कंडक्टेड ओनली इन वन कंट्री, दे आर applicable globally because the nature of the work is same judiciary all over। तो डी हमारा कंक्लूजन दे रहा है, ठीक है। डी क्या कर रहा है? कंक्लूजन दे रहा है जी, ये कंक्लूजन में आ गया। आगे देखो ई में कह रहे हैं कि द कंस्टेंट हाई वर्कलोड एंड हैरोइंग डिटेल ऑफ सीरियस क्राइम्स वर द 2 मेजर कॉजेज ऑफ फॉर दिस रिस्क। ये रिस्क यहाँ आ गया, रिस्क ऑफ बर्नआउट। तो हमारा जो पहले सेटिंग थी उसमें थोड़ा सा फेरबदल होगी अब ई वाला पढ़ने के बाद। दिस रिस्क ऑफ बर्नआउट, तो बर्नआउट की बात हम लोगों ने किस में की थी? बर्नआउट की बात शुरू हुई थी बी में। बी में बर्नआउट की बात हुई थी। मैं आपको बी को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो बी में आ गया, ठीक है। बी में दिखा है कि जो सर्वे किया गया था उसमें क्या था? रिस्क ऑफ बर्नआउट। ये रिस्क ऑफ बर्नआउट है, और यहाँ कहा इन्होंने कि 2 मेजर कॉजेस फॉर रिस्क ऑफ बर्नआउट, ये लिखा। इस रिस्क ऑफ बर्नआउट के 2 मेजर कॉज दिखाए इन्होंने। तो इसका मतलब हुआ कि हम बी के बाद अब क्या लगाएंगे? अब ई लगाएंगे। और जो डी वाला सेंटेंस है इसमें दीज फाइंडिंग्स लिखा तो है, लेकिन ये सेंटेंस क्या कह रहा है? कंक्लूजन दे रहा है कि दे आर अप्लीकेबल ग्लोबली बिकॉज नेचर ऑफ सेम जुडिशरी इन एवरी कंट्री। ये हर देश में लागू हो सकता है। अब हर देश के लिए कह दिया, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? एंड में ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस क्या कर रहा है? कंक्लूड कर रहा है। इस बीच में ए मिला था। ए क्या मिला था? हमें बर्नआउट से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की ओर ले जा रहा था। तो ए के बाद हम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में क्या करेंगे? ए के बाद ये देखो सी लगा है, दिस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, तो ए के बाद सी लगा देंगे। और डी जो है वो चूंकि कंक्लूड कर रहा है इसलिए लास्ट में बना गया। तो हमारा क्या हो गया? बी ई ए सी डी। क्या बना? बी ई ए सी डी। अब चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। जो क्रम है हमारा बी सी ई ए सी डी, बी ई ए सी डी का बना था। देखिए फिर लिख दे रहा हूँ, बी था, उसके बाद ई था, फिर ए था, फिर सी था, फिर डी था।
अब क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस हमारा क्या आ रहा है, फोर्थ सेंटेंस हमारा सी आ रहा है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा सी, ये आएगा आपका बी आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आई। चलो आप पूछ रहे हैं व्हिच वन इज द सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस कौन हमारा हो गया, ई हो गया। तो ई ऑप्शन किस में दिया है, सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अब नीचे वाले क्वेश्चन आपको फिफ्थ वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये फिफ्थ वैसे दिया है। फिफ्थ वाला हमारा कौन सा है, डी है, ठीक है। तो देख लेते हैं डी किस वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फिफ्थ वाला किस में दिया हुआ है, फिफ्थ मतलब हमारा क्या हो गया, फिफ्थ मतलब हमारा हो गया डी, और डी ऑप्शन दिया है किसमें, ए में दिया हुआ, ये हो गया। थर्ड कौन सा था, मैं फिर से आपको लिख देता हूं। तो बी था पहले, बी के बाद क्या था, ई था, फिर ए था, फिर सी था, और फिर डी था। तो थर्ड वाला सेंटेंस कौन हुआ हमारा, ए हुआ, और ए वाला ऑप्शन कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। अब उसके बाद आखिरी क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट कौन सा सेंटेंस है हमारा, बी है। तो बी ऑप्शन किस में दे रहे हैं, देख लो, बी ऑप्शन मिला इसमें, ठीक है। तो एसबीआई हो चाहे आईबीपीएस हो, ठीक है, एसबीआई हो या आईबीपीएस हो या एलआईसी हो, तो इसमें इस तरह से एक सेटिंग करने के बाद आपको 5 क्वेश्चन करने को मिलते हैं। अगर इसमें एक भी ऑर्डर गड़बड़ हुआ तो 5 के 5 क्वेश्चन धराशायी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के, ठीक है। अब आते हैं, हमने आईबीपीएस की जगह पे हमने क्या ले लिया, एलआईसी एएओ का पेपर ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ दिख रहा है एलआईसी एएओ का मिल लिया, आईबीपीएस वाला सेम उसके जैसा एसबीआई जैसा होता है, ठीक। तो एक एलआईसी का ले लिया मैंने। अब यहाँ देखो एक बार में आ रहा है स्क्रीन पर, इसको देखते हैं। अब एलआईसी वाले में देखो लिखा है बट दे शुड बी, बट दे शुड बी, बस बट का मतलब क्या हुआ कि ये अगेंस्ट आएगा। बट कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा ए वाला, इसके बाद हमें देखना है क्या होगा। अब बी में लिखा है इट इज़ ट्रू दीज कंपनीज, यहाँ लिखा है दीज कंपनीज, मतलब इसके पहले कहीं कंपनियों का जिक्र आएगा। दीज कंपनीज कैन कॉस्ट यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अ ईयर एंड यू मे नॉट रिसीव एनी रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट अनलेस यू फाइल अ क्लेम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की बात हो रही है, मतलब शायद एलआईसी की बात हो रही होगी, ठीक है। एलआईसी का पेपर है, एलआईसी पे पैसेज भी देंगे। आगे लिखा इनफैक्ट बिसाइड्स दिस इम्पैक्ट, तो जरा इस दिस इम्पैक्ट को घेरे रहो। हमें दीज कंपनीज देखना है, अभी दिस इम्पैक्ट देखना है, मतलब अभी हमको स्टार्टर मिला नहीं, यहाँ बट लगा हुआ है, अभी हमें स्टार्टर मिला नहीं है, ठीक है। तो बिसाइड्स दिस इम्पैक्ट विदाउट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री द इकोनॉमी वुड प्रैक्टिकली कम टू अ स्टैंड स्टिल। अच्छा, अब डी में देखो थिंक ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ एन लगा हुआ है, थिंक ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी एंड अनलेस यू हैव हैड अ सिग्निफिकेंट क्लेम पे टू योर थॉट्स। आगे लिखा है मे नॉट बी टू पॉजिटिव, ठीक। ये शुरुआत कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत की। सपोज करो इन्होंने कहा एंड इंश्योरेंस कंपनी एंड अनलेस यू हैव हैड अ सिग्निफिकेंट क्लेम पेड, अगर आपने एक सिग्निफिकेंट क्लेम पेड नहीं किया है तो योर थॉट्स मे नॉट बी टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप अच्छे सोच वाले नहीं हो, ठीक। येट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ अनदर इंडस्ट्री, अब एक अनदर इंडस्ट्री की बात करोगे, अनदर इंडस्ट्री की बात करोगे, एक यहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो रही है कंपनी की, एक अनदर इंडस्ट्री की बात करोगे, दैट हैज़ मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन, ये इम्पैक्ट मिल गया ना, तो इम्पैक्ट के बाद हम इम्पैक्ट को कनेक्ट करेंगे, ठीक। हमको एक तरह से स्टार्टिंग और पीछे फॉलो करने वाले सेंटेंस मिल चुके हैं, बस आपको लगाते रहना है, ठीक है। हम लोग देखना है कि कनेक्शन किसका किसका मिल रहा है। बट तो बीच में आ जाएगा कन्वर्ट करने के लिए। हम कह रहे हैं कि ये जो डी वाला है एक इंश्योरेंस कंपनी की स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो हम इससे स्टार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डी के बाद क्या आ रहा है, इसी में आ रहा है दीज कंपनीज, यहाँ आई ना कंपनी की बात, देखो ये कंपनी की बात हो रही है इंश्योरेंस कंपनी की। अब यहाँ आ रहा है दीज कंपनीज, तो मतलब हम डी के बाद क्या ले ले, दीज कंपनीज ले लेते हैं, डी के बाद बी लगा देते हैं। और बी में कुछ निगेटिव कुछ बात ऐसी कही गई है
देखो कि ये $1000 आपको मतलब सालों में पड़ सकते हैं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा अनलेस यू फाइल अ क्लेम। अगर आप फाइल क्लेम नहीं करते, मतलब क्लेम फाइल नहीं करते हैं, तो आपको एक पैसा मिलने वाला नहीं है। तो कुछ निगेटिव बात आई, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बट दे शुड बी। ये दे किसके लिए लगा है पता है? दे लगा ही नहीं, कंपनीज के लिए लगा है, तो ये लगा दिया ए, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज फिर भी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात आएगी किसकी? एनदर कंपनी, एक एनदर इंडस्ट्री की बात आई। ठीक है, तो ये इतनी किसकी बात हो गई? ये इतनी बात हो गई LIC की। LIC के बाद आ जाओगे एनदर इंडस्ट्री की बात करोगे। एनदर इंडस्ट्री क्या हो गई? ई हो गया। एनदर इंडस्ट्री ई हो गई, तो इसमें आया क्या? इम्पैक्ट। देखो इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है? दिस इम्पैक्ट। तो दिस इम्पैक्ट किससे कनेक्ट हो गया? इस इम्पैक्ट से कनेक्ट हो गया। तो ई के बाद हर हाल में क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। ठीक है, तो डी के बाद बी। देखो कंपनीज में गया। ठीक है, तो ये देखो ये कंपनी, ये देखो फिर से देखो यहाँ कंपनी था, इस कंपनी के बाद ये कंपनीज आ गया, तो कंपनी के बाद कंपनी, ये डी के बाद बी, कंपनी के बाद कंपनी हो गया, ये इम्पैक्ट के बाद इम्पैक्ट हो गया, बीच में ए लग गया, गेम चेंजर ए लगा दिया। समझ में आ गया ना कैसे अरेंज किया है हमने? DBAEC क्या हुआ? DBAEC। अब चलो आंसर में चलते हैं। हम लोग यहाँ ढूंढते हैं DBAEC के क्रम में क्या आंसर आना है। DBAE और C। तो पहले पूछा इन्होंने फिफ्थ सेंटेंस, क्या होगा? C। आंसर क्या हो गया? D। फिर पूछा इन्होंने फर्स्ट सेंटेंस क्या हुआ हमारा? D किस में दिया हुआ है? E में दिया हुआ है। ठीक है, 2 हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन इन्होंने पूछा, फोर्थ सेंटेंस कौन सा होगा? ठीक, हमें क्रम याद रखना है, DBAEC। तो DBAEC के लिए ये आ जाओ यहाँ पर, फिर से लिख लेता हूँ DBAEC। अब यहाँ फोर्थ सेंटेंस हमारा ई है, तो आंसर कौन सा हो गया? ये वाला। थर्ड सेंटेंस क्या पूछा? हमारा आंसर ए है, तो ए लगा कहाँ पे? यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, अब देखो और कौन सा पूछा इन्होंने। DBAEC का क्रम याद रखना है, नहीं तो वो भूल जाए, वो गड़बड़ हुआ। हाँ, तो आपके आंसर गए DBAE और C। ये पूछा इन्होंने सेकंड में क्या है हमारा? B। तो क्या हो गया आपका आंसर? A पहला हो गया। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे लगाते हैं। बैंक वाले और LIC वाले जितने पेपर होते हैं सब इस तरह के होते हैं। ठीक है, आपने 2 कर लिया। कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे सेंटेंस के एक दूसरे से लिंक करेंगे, ये हमने आप लोगों को बता दिया, और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आज का पर्पज सिर्फ इतना ही था मेरा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे इसको लिंक करते हैं। प्रैक्टिस में आप लोगों को इसके बाद कराऊंगा। हर तरह के सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए कि कितने तरह के पैराग्राफ अरेंजमेंट आते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक करके एक टाइप के 50-50, 25-25 क्वेश्चन जितने मिल पाएंगे उतने कराएंगे। ठीक है, बैंक वालों को भी, मतलब बैंक LIC मिला के करीब मैं 20-25 क्वेश्चन बैंक LIC वालों को भी 20-25 की प्रैक्टिस सेट दूंगा। PDF आप लोग निकाल लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से उठा लीजिएगा। ठीक है, और वर्ड ऑर्डर वाला भी करीब 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, 25-30 करवा चुका हूँ, 20-25 और करवाऊंगा। ठीक है, और पैराग्राफ वाले भी कराऊंगा, SSC NDA CDS टाइप का भी कराऊंगा, और बैंक और इसके टाइप का भी कराऊंगा। अब कैट का पेपर बहुत नाम सुना होगा ना, कैट बड़ा टफ पेपर आता है कैट का। तो देख लो जरा, कैट का भी पेपर देख लो, तुम्हारे सामने ही तो है। ठीक है तो आ जाओ, बस ऑप्शन का फर्क पड़ता है कैट में और कुछ नहीं है। ये देख लो इनका ऑप्शन कैसे दिया होता है 1 2 3 4 में। देखो ये 1 2 3 4 में होता है, जहाँ ABCD या PQRS लगा होता है वहाँ 1 2 3 4 लिखा है, और कोई अंतर नहीं है। सॉल्व करने का प्रोसीजर वही है जी, पुराना वाला ही है। अब आप देख लो, यहाँ लिखा है जैसे सच अ बिलीफ, तो मैंने कहा था ना कि जैसे सच लगा हो, दीज लिखा हो, दिस लिखा हो, तो इन सब के बाद हम कनेक्ट करते हैं। तो सच अ बिलीफ मतलब इसके पहले बिलीफ का एक सेंटेंस आएगा, और मैं दिखाऊँ, ये लिखा है एन एंशिएंट बिलीफ सिस्टम। समझ में आ गया? एन एंशिएंट बिलीफ सिस्टम, इसका मतलब हुआ कि हम 4 के बाद ए लगाएंगे। ये बात करीब 4 के बाद 1। अच्छा, 4 के बाद ही 1 आएगा तो जरूरी नहीं कि सटा हुआ आए, हो सकता है 4 के बीच में कोई आ जाए, हो सकता है कोई ना आए।
लेकिन ए लगेगा 4 के बाद ही, ये बात याद रखना। 1 जो है वो 4 के बाद ही आएगा, इमीडिएटली बाद आए ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। बीच में कोई इंक्लूड करने के लिए आ सकता है, हो सकता है कोई चीज़ बीच में घुस जाए, ठीक। लेकिन ये तय है कि 4 के बाद ही रहना है। चलो अच्छा, सच अ बिलीफ इन द हार्मोनी ऑफ नेचर रिक्वायर्स अ पर्पज प्रीएजुमली इम्पोज्ड बाय द गुडनेस एंड विजडम ऑफ डाइटी, ठीक है। अब ये कह दिया, दूसरा कह रहे हैं कि दीज पार्ट्स, ये दीज लगा हुआ है ना, दीज, फिर ये पार्ट्स कहीं मिलेंगे हमको, पार्ट्स के साथ इसको कनेक्ट करना है। ढूंढिएगा नीचे हमको पार्ट्स कहीं मिलता है क्या, नहीं मिलता। ये लिखा है पार्ट, ठीक है ना, ये पार्ट है, ये पार्ट है, 2 पार्ट मिल गए तो दीज पार्ट्स हो गया, मतलब 3 के बाद 2, ये भी करीब करीब फिक्स हो गया, ठीक है ना। हमको 2 मिल चुके हैं, 3 के बाद 2 लगाना है और 3 के बाद ही आएगा, ये बात पक्का है, और 4 के बाद 1 आएगा। अब हो सकता है कि ये जो 2 और 1 है, ये 2 1 हो सकता है एकदम से पीछे चला जाए, यहाँ चला जाए, ठीक। मतलब ये हुआ कि 2 वाला और 1 वाला दोनों फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करेंगे, किसी ना किसी को फॉलो कर रहे हैं। 2 वाला 3 को फॉलो कर रहा है, 1 वाला 4 को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग इसको। अच्छा, 3 2 4 1 का कोई ऑप्शन है भी नहीं, 3 2 4 1 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये हम लगा नहीं पाएंगे, हमें इसके अलावा कुछ और सोचना पड़ेगा। तीसरा देखो, हिस्टोरिकली द नोशन ऑफ बैलेंस, ठीक है, नोशन ऑफ अ बैलेंस ऑफ नेचर इज पार्ट। अब लिखा है डिजर्वेशनल पार्ट। अब ये देखो इसमें क्या है, नेचर इज पार्ट, पार्ट डिजर्वेशनल, फिर कहें कि पार्ट मेटाफिजिकल एंड नॉट साइंटिफिक इन एनी वे, ठीक है। तो 2 पार्ट की यहाँ पर जिक्र हो गया। अगला सेंटेंस देखो, इट इज एन एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल की बात क्या, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंशिएंट बिलीफ सिस्टम, ये बिलीफ सिस्टम हो गया। कॉल्ड टेलियोलॉजी, द नोशन दैट व्हाट वी कॉल नेचर हैज़ अ प्रीडिटरमिन्ड डेस्टिनी एसोसिएटेड विद इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। यहाँ भी आ गया इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, 4 नंबर पर भी आ गया, ठीक है ना। अब थर्ड में भी 4 है, थर्ड में भी आ गया है पार्ट और 4th में भी आ गया पार्ट, तो 3 के बाद 4th भी कंटिन्यू कर रहा है, ठीक, समझ में आ गया। 3 के बाद भी पार्ट आ रहा है, 4 में भी आया है पार्ट, और किस में आया है पार्ट, पार्ट आया है देखो यहाँ पे 2 में भी आया है पार्ट। तो 3 के बाद 4 में और 2 में दोनों में पार्ट है, क्लियर हो गई बात। और 1 में क्या हो गया, सच बिलीफ, ठीक है। और बिलीफ किस में आ रहा है, ये 4 वाले में, एंशिएंट बिलीफ में। तो 4 वाला तो वैसे भी इसके बाद ही जाना है हमारा। तो हम अब क्रम क्या लगाएंगे, हमारे पास सबसे सुटेबल ऑप्शन ये हुआ कि हम 3 के बाद लगा दें 4, और 4 के बाद क्या लगा दें, 2 लगा दें, ठीक। क्योंकि 4 में जो लिखा हुआ है, पार्ट्स की बात जिस कर रहे हैं कि लिखा है विद इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, तो कंपोनेंट पार्ट्स कौन कौन से हो गए। कंपोनेंट पार्ट में देखोगे तो तुम्हारा ये पार्ट डिजर्वेशनल है और पार्ट मेटाफिजिकल है। तो पार्ट डिजर्वेशनल और पार्ट मेटाफिजिकल को हम कंपोनेंट पार्ट के रूप में लेंगे। अब ये कंपोनेंट पार्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 3 के बाद 4 लगना चाहिए। और जो 2 में दीज पार्ट्स की बात कर रहे हो, ये कंपोनेंट पार्ट का भी कनेक्शन हो सकता है, इन दोनों का भी हो सकता है। तो कंपोनेंट पार्ट के कनेक्शन के रूप में हम उसको 2 में ले लेंगे, और सच अ बिलीफ लगा हुआ है 4 में, तो उसको फॉलो करने वाला ये लग गया, तो 3 4 2 1 कर लिया, ठीक है। तो 3 4 2 1, अब देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास 3 4 2 1 का है या नहीं है। तो ये देखो 3 4 2 1 का ऑप्शन हमको मिल गया, क्लियर हो गई बात। चलो अच्छा, तो ये था कैट का पेपर, क्लियर। अब समझ लिया, अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कैट में क्या अरेंजमेंट किस तरह की आती है। अब कैट के बाद एक और इसी तरह से झूमता हुआ एग्ज़ाम है कैट, और दूसरा माना जाता है एक बहुत तगड़ा एग्जाम और माना जाता है जैट का। कैट है, जैट है, मैट है, ये सब MBA करने वाले लोग मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है, ठीक है। तो ये मैट का एग्ज़ाम है, देख लो इनका भी, देख लो कि किस तरह का आता है भाई। इनके में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, मैट का पेपर देखते हैं। इनके में ऑप्शन क्या होगा, ABCDE करके होगा, लेकिन पहले हम लोग अरेंजमेंट लगाते हैं फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है।
अरेंजमेंट लगाते हैं। तो इनके में हम लोग शुरू करते हैं, लिखा है द न्यूमरस स्मॉल आउटर मून्स, ठीक, न्यूमरस स्मॉल आउटर मून्स मे बी एस्टेरॉइड्स कैप्चर्ड बाय अ जाइंट प्लैनेट्स ग्रेविटी, ठीक है। तो इतने जो बहुत सारे मून्स हैं वो किसी प्लैनेट की ग्रेविटी से कैप्चर होने वाले एस्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, जो मून देखने को मिल रहे हैं चारों तरफ। वो आगे लिखा कि गैलीलियो वुड बी एस्टोनिश्ड, गैलीलियो चौंक जाते एट व्हाट वी हैव लर्न्ड अबाउट जुपिटर एंड इट्स मून्स इन द लास्ट 30 ईयर्स। अभी लास्ट 30 ईयर की बात कर रही है, गैलीलियो की बात नहीं हो रही, तो रिसेंट का टाइम है, टाइम में देखोगे तो ये रिसेंट हो जाएगा। अब सी में लिखा है ऑन जनवरी 7, 1610 यूजिंग हिज प्रिमिटिव टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली saw 4 स्मॉल स्टार्स नियर जुपिटर। तो जुपिटर के प्लैनेट्स की बात चल रही है इस पूरे सेटिंग में। जुपिटर के सैटेलाइट्स को जो ढूंढा था सबसे पहले किसने ढूंढा था? गैलीलियो गैलीली ने। तो ये पहली घटना हो गई। तो पहली घटना कौन सी होगी? सी वाली, हमको स्टार्टर मिल गया है। आगे देखो इन 2003 अलोन, 2003 में अभी नहीं आएंगे, आगे आ जाओ। ही हैड डिस्कवर्ड जुपिटर्स 4 लार्जेस्ट मून्स। अब ये 7 जनवरी 1610 में इन्होंने जुपिटर को खोजा था, जुपिटर के प्लेनेट को, सैटेलाइट को खोजा था। और उसके बाद ये ही किसके लिए लगा है? ये ही लगा है गैलीलियो गैलीली के लिए। तो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था। तो पहले गैलीलियो की डिस्कवर्स की हम बात कर लेंगे, उसके बाद ये रिसेंट की बात करेंगे और 2003 की बात उसके बाद में करेंगे। यानी कि हमारे जो दो सेंटेंस कनेक्शन है वो सी के बाद क्या हो रहा है? ई हो रहा है। तो ये सी के बाद क्या लगा लिया हमने? ई लगा लिया। सी के बाद ई लगाने के बाद अब क्या करेंगे? अब उसके बाद हमारा ये आएगा कि गैलीलियो आश्चर्यचकित रह जाते अगर उन्होंने हमारे अभी 30 साल पहले की रिसर्च को देखा होता तो गैलीलियो के बाद हमारा रिसर्च बी वाला आ जाएगा, 30 साल पहले वाला, फिर आ जाएगा ये 2003 में जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वो वाला आ जाएगा। तो CEBD हो गया। और उसके बाद क्या होगा? अब कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो हम लोग अभी पाए हैं 30 साल पहले वाले में, या जो 2003 में हमको 23 न्यू मून्स मिले हैं जुपिटर की ऑर्बिट के चारों ओर, अब इसमें क्या हो गए? कुल 49 हो गए। तो जुपिटर के ऑर्बिट में जो ये 49 मून हमको दिखाई दिए हैं घूमते हुए, उसके बारे में कंक्लूजन दिया जा रहा है कि ये न्यूमरस स्मॉल आउटर मून्स जो हैं वो एस्टेरॉइड भी हो सकते हैं, जाइंट प्लैनेट मतलब जुपिटर की ग्रेविटी से खिंचे हुए हैं ये लोग, उनके कैप्चर्ड हैं। तो ये वाला ए वाला सेंटेंस क्या कर दिया? ये जो हम लोगों को अब 49 मिले हैं उनके बारे में ओपिनियन दी जा रही है कि ये एस्टेरॉइड्स हो सकते हैं, ये कंक्लूजन के तौर पे आ गया ए वाला। तो हो गया CEBDA, ठीक, CEBDA। अब ऑप्शन देख लो CEBDA किस में मिल रहा है? CEBDA ये वाला हमारा ऑप्शन मिला। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब देख लो CEBDA यहाँ मिल रहा है हमको। वैसे भी देखते तो सी के बाद स्टार्टिंग यही थी, सी की स्टार्टिंग ये दोनों में थी नहीं, सी दोनों में स्टार्टिंग हो रही थी। ये कंक्लूजन हो गया, एक ही में था ये, ठीक है। अब हम लोग करने चल रहे हैं क्लैट का पेपर, 2019 का पेपर है। तो क्लैट लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होता है, इंटर के बाद एंट्रेंस होता है, नया लेवल का होता है, काफ़ी स्टैंडर्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, ठीक है। तो चलो देखें, क्लैट में भी पैरा जम्बल्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वही जो NDA CDS वाला है, NDA CDS और SSC टाइप का होता है। तो चलो इसको देखें, हम लोग शुरू करते हैं। केवल ऑप्शन में ही चेंज है, ABCD में हो, PQRS में होता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैट वाले में 1 2 3 4 करके होता है, ठीक है। मैट में 1 2 3 4 5 तक होता है, क्लैट में ABCD करके होता है। तरीका तीनों में करीब करीब एक ही जैसा है, और उनको सॉल्व करने की ट्रिक वही होगी जो मैंने उस दिन आप लोगों को समझाई थी। दुनिया का कोई भी पैरा जम्बल का एग्जाम होगा इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखो इसके ए में लिखा है डिस्पाइट द अवेयरनेस सम सिटीजन्स फेल टू पे देयर टैक्स ऑनेस्टली। अवेयरनेस के बावजूद कुछ सिटीजन अपने टैक्स को ऑनेस्टली पे करने में फेल हो जाते हैं। आप बी में कह रहे हैं कि वन ऑफ द फैक्टर्स, मतलब कि इसमें कहीं फैक्टर वगैरह कहीं कारण ढूंढा जाएगा, उसके बाद हमें ये लगाना है वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट्स आवर कंट्रीज इकोनॉमीज इनकम टैक्स, ठीक है। अब आ जाओ तीसरे, अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस आस्पेक्ट हमें देखना है और अवेयरनेस देखना है। ऑफ आवर कंट्री इज ऑफन मेड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम एंड मीडिया।
अब यहाँ डी में लिखा है मोस्ट ऑफ दीज डिफ़ाल्टर्स। ये दीज डिफ़ाल्टर्स कौन है? दीज डिफ़ाल्टर्स वही है ये सम सिटीजन्स जो टैक्स टाइम पर देने में चूक जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हमें डी के बाद ए लगाना है, करीब करीब ये तो तय हो गया ना। ठीक है, तो डी के बाद ए या ए के पहले जी के पहले ए ना, हाँ ठीक है, डी के बाद ए नहीं है, हम उल्टा बोल दिए, ए के बाद डी लगाना है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे क्लियर हो गया एक बार फिर देखो, यहाँ लिखा है दीज डिफ़ाल्टर्स। ये डिफ़ाल्टर कौन है? सम सिटीजन्स जो टैक्स देने में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये और ए के बाद डी ये तय है। तो देख लेते हैं किसमें हमें ए के बाद डी मिलता है। इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये दो बच रहे हैं ए के बाद डी। अब हमें देखना है कि बी पहले होगा कि सी पहले होगा, बी पहले होगा कि सी पहले होगा। इसमें अगर देखा जाए तो वन ऑफ द फैक्टर्स यहाँ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इसके कारण क्या हैं? इसके कारण क्या है? इसका कारण जब हम बताने लगेंगे तो इसका मतलब हम सी लेंगे पहले। अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमी इज ऑफन मेड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो पहले ये दिस एस्पेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, यहाँ धोखा हो जाएगी। अगर हम ये करते हैं दिस एस्पेक्ट, तो दिस एस्पेक्ट का मतलब हम इसके पहले एस्पेक्ट की बात करें, तो एस्पेक्ट की बात करना तो ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हम कि बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ दिस लगा था ना, मैंने बोला था आप लोगों को दिस वगैरह लगा होता तो हम पहले दिस नहीं ला सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे? बी से स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द फैक्टर्स, ठीक, वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इज इम्पैक्ट आवर कंट्रीज इकोनॉमी इज इनकम टैक्स। अब आएंगे दिस इम्पैक्ट, ठीक, दिस एस्पेक्ट। तो इसका मतलब हुआ हम पहले बी लगा लें, बी के बाद क्या लगा दें? सी लगा दें। सी लगाने के बाद फिर दूसरी बात आ रही है कि अवेयरनेस के बावजूद, इस अवेयरनेस के बावजूद, तो सी में हमने अवेयरनेस की बात की थी, सी वाले अवेयरनेस के बाद क्या लगा दो? ए वाले अवेयरनेस की बात लगा दो। तो सी के बाद ए लगा दो, और ए के बाद डी, दीज डिफ़ाल्टर्स लगा ही है, हम आराम से डी लगा दिए। तो ये था, और इसका कॉम्बिनेशन था, इसका सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बी से बधा सी, सी से बधा ए से बधा डी। क्लियर हो गया? तो हमारा आंसर कौन हो गया? ये हो गया बी सी ए डी। अब आपको समझ में आया कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। सब एक दूसरे के पीछे लिंक लगे होते हैं, और ये लिंक अगर आपने पहचान लिया कि कैसे करना है, ठीक है, तो आप बड़े आराम से इनको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अभी आपको थोड़ा टाइम भले लगेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते 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 शार्पनेस आ जाएगी। फिर आप देखते ही चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे। प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारे ट्रिक्स, ये सारे तरीके, सारे उपाय बेकार हो जाएंगे, किसी काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे। करीब करीब मैंने लगभग सारे एग्ज़ाम्स के बक्के एक करा दिए आप लोगों को। आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस एग्ज़ाम में किस तरह का पूछा जाता है। बेसिक सब में एक ही लागू होती है, आप चाहे जो एग्ज़ाम दीजिए। बैंक वाले में भी हमने यही बेसिक इस्तेमाल किया था, एसएससी में भी यही इस्तेमाल किया था, और एनडीए सीडीएस में भी यही इस्तेमाल किया था। यही क्लैट, कैट और मैट में भी यूज हो रही है, मतलब सारे एग्ज़ाम में यही यूज होगा तरीका। तो आपने अगर वो नहीं देखा है जो हमने शुरू में सेंटेंस अरेंजमेंट के तरीका जिसमें बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। अब हम लोग इसके बाद शुरू करेंगे एक तरफ से प्रैक्टिस। हालांकि इसके पहले मैं अभी आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूं वो है कि फिलर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को हम पेपर को सॉल्व करने के अलग अलग सेगमेंट्स के तरीके बता रहा हूं। अभी मैंने आप लोगों को PQRS, ठीक है, ये कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताया। PQRS वाले के बाद अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारा अगला सेगमेंट होगा फिलर्स कैसे सॉल्व करते हैं। फिलर्स में सिंगल फिलर कैसे सॉल्व करोगे, डबल फिलर आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे, पैरा फिलर जिसको आप क्लोज टेस्ट कहते हो ये आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे। इनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी पर विचार करेंगे, और इनकी स्ट्रेटजी पर विचार करके फिर इनकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग धुआंधार प्रैक्टिसेस पर कंटिन्यू काम करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, फिलर्स के साथ मिलें, आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।